ये वीडियो मेरी कोहिनूर सीरीज का एपिसोड नंबर 6 है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नादिर शाह इंडिया में आया, दिल्ली में आके उसने मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के कैपिटल दिल्ली को पूरी तरह लूट लिया और फिर यहाँ से पीकॉक थ्रोन और साथ में कोहिनूर वो वापस अपने साथ ले गया। अब कोहिनूर ले जाने के बाद नादिर शाह के साथ क्या हुआ और कोहिनूर के साथ क्या हुआ, इस वीडियो में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 16 मई साल 1739 से। ये वो दिन था जब 57 डेज नादिर शाह दिल्ली में रहने के बाद अब वापस जा रहा था। वापस जाने से पहले उसने मुगल एम्परर मोहम्मद शाह को वापस गद्दी पे बैठा दिया था, बट जिस गद्दी पे वो बैठता था, पीकॉक थ्रोन, उसको वो नादिर शाह अपने साथ लेके जा रहा था और अपने साथ लेके जा रहा था वो कोहिनूर हीरा। नादिर शाह अपने साथ इतनी संपत्ति, इतना सोने जवाहरात लेके जा रहा था कि आप सोचिए कि ये ट्रैवल करने के लिए, इतना सोना चांदी कैरी करने के लिए उसने 700 हाथी किए थे, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़े। इतने जानवर उसने किए थे सिर्फ और सिर्फ ये सारा सोना चांदी लेके जाने के लिए। आप इमेजिन करिए कि कितना पैसा होगा दिल्ली में उस समय, जो इतना वो लेके ही जा रहा था। जब आप इतनी बड़ी सेना के साथ इतना सारा पैसा लेके ट्रैवल करते हो तो आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली जब इतने सारे जानवर चल रहे हैं इतने लंबे रास्ते में, तो बहुत सारा सोना चांदी तो उनका नुकसान हुआ, क्योंकि जानवर रास्ते में मर जा रहे थे, कहीं से गिर जा रहे थे। उसके बाद यह था कि जो सोल्जर्स उनको लेके चल रहे हैं जानवरों को, सोल्जरों की नीयत पे शक होना कि वही चुरा लेंगे। तो क्या हो रहा था कि जब वो कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे जाके सारे सोल्जर्स की तलाशी होती थी, तो सोल्जर्स जो एक्चुअली सोना चुरा रहे थे वो या तो उसको फेंक देते थे किसी नदी में, किसी झरने में, और बाद में कलेक्ट करूंगा वैसे, या कहीं जमीन में गाड़ते थे। तो इस वजह से काफी सोना चांदी तो ऐसे ही नुकसान हो गया था। बट फिर भी उसका जो मेन मैक्सिमम जितना भी सोना चांदी वो लेके जा रहा था, वो लेके वो फाइनली पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन को भेज दिया हेरात, और वहां पे उसने एग्जीबिशन पे दिखाया, ये देखो मैं वहां से लूट के लेके आया हूं। और जितना भी सोना चांदी उसके पास था उसने उसको यूज करके अपनी आर्मीज को और बड़ा किया, अपने सोल्जर्स को पे किया। और ऐसा कहते हैं कि इतना पैसा उसके पास हो गया था कि उसने 3 साल तक आगे अपनी सारी जो जनता थी उसका टैक्स माफी कर दिया था, क्योंकि पैसे उनके पास इतना ज्यादा हो गया था। परंतु कोहिनूर के साथ एक सोच जुड़ी हुई थी। ऐसा कहते थे कि ये पत्थर हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत महंगा है, पर इसके साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ था। ऐसा कहते थे कि ये पत्थर जिसके पास रहेगा उसके साथ कुछ भला नहीं हो सकता। और ऐसा ही कुछ नादिर शाह के साथ भी हुआ। जब नादिर शाह कोहिनूर को दिल्ली से लेके गया अपने साथ, उसके 2 ही साल के बाद एक बार ऐसा हुआ कि कोहिनूर को लेके नादिर शाह कुछ अपनी पार्टी के साथ ट्रैवल कर रहा था, घोड़ों से जा रहा था कहीं पे, और अचानक से बंदूक चलने की आवाज आई। एक फायर हुआ और वो नादिर शाह को आके उसके अंगूठे पे लगा, और अंगूठे को चीरते हुए वो उसके घोड़े को लगा। उसका घोड़ा गिरा और उससे उछल के नादिर शाह फिर जाके साइड में गिरा। नादिर शाह समझ गया कि ये किसी ने उसको मारने की कोशिश की है, बट वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद नादिर शाह सब लोगों पे डाउट करने लगा कि उसके पास जो इतनी संपत्ति आ गई है, और खासकर जो कोहिनूर हीरा आ गया है, उसको चुराने की कोई कोशिश कर रहा है। तो उसको डाउट हुआ अपने ही बेटे रजा कोली के ऊपर, और उसको लगा कि ये जो उसको मारने का अटेम्प्ट किया है वो उसके बेटे नहीं करवाया है। तो नादिर शाह ने अपने बेटे को सजा देने के लिए अपने मंत्री को बोला कि उसको पकड़ जाके और उसकी आंखें निकाल के ला। जब सच में नादिर शाह के बेटे की आंखें लाके उसके सामने पेश की गई और उसने देखा, तो वो बिल्कुल घबरा गया। और तब उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है। उसके पास कोई सबूत नहीं था, उसको सिर्फ शक था कि उसके बेटे ने किया, और उसने ये हालत की उसके बेटे की। और उसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद, ऐसा कहते हैं कि नादिर शाह का जो दिमागी संतुलन है वो पूरा बिगड़ गया। अब वो हमेशा घबराता था, हमेशा वो नर्वस रहता था, पैरानॉइड रहता था कि कोई ना कोई इस पर हमला करेगा। और जहां उसकी आर्मी जाती थी वहां पे लोगों को टॉर्चर और अत्याचार लोगों पे उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और जब आप ऐसा करने लगते हो तो आपकी जो जनता होती है फिर उसमें रिवोल्ट की भावना जगने लगती है। नादिर शाह इतना घबराने लगा था कि वो जहां भी जाता था हर जगह पे उसने ऑर्डर देकर रखा था कि उसके लिए एक घोड़ा जिसपे सामान रखा हो वो हमेशा रेडी रहना चाहिए, कि कभी इस पर कोई हमला हो तो तुरंत घोड़े बैठ के वो भाग जाएगा। हालांकि नादिर शाह को जनरली सब पे ही डाउट होने लग गया था, बट 2 लोग ऐसे थे जिसपे नादिर शाह को खास डाउट था। एक था मोहम्मद कुली खान, ये उसकी आर्म फोर्सेस का मेन सेनापति था। दूसरा था सालेह खान, जो कि उसके घर गृहस्थी का जो उसका ख्याल रखता था, उन सारे नौकरों का वो हेड नौकर था। इन दोनों बंदों पे
नादिर शाह को डाउट हो रहा था कि यही लोग मुझे मारेंगे। और खास करके कुली खां पे उसको डाउट था, क्योंकि कुली खां एक्चुअली उसकी जो आर्मी थी वो कुली खां को फॉलो करती थी। तो अगर इसने उसको मारने का कोशिश किया तो भाई नादिर शाह, जब उसकी आर्मी उसके अगेंस्ट हो जाएगी तो कुछ कर सकता नहीं था। इसीलिए ये जो दो लोगों से उसको खतरा था, इसको काउंटर करने के लिए नादिर शाह ने क्या किया, उसने एक छोटी सी आर्मी उसने खड़ी की। ये जो उसने छोटी सी आर्मी, एक्चुअली एक ग्रुप था जो उसने इकट्ठा किया, ये सारा ग्रुप अफगान्स का था, ये पर्शियंस नहीं थे। ये अफगान्स के ग्रुप को नादिर शाह ने कहा कि तुम्हारी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, तुम मेरे बॉडीगार्ड रहोगे। ये बात नादिर शाह के फॉलोअर्स को पसंद नहीं आई कि ये अफगान्स को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड क्यों बना रहा है, इसका मतलब ये हम पे भरोसा नहीं करता। और इसकी वजह से और जो हालत है, सिचुएशन, वो और खराब हुई। नादिर शाह ने जो अफगान्स का जो ग्रुप था, उनका जो लीडर था, उसको नादिर शाह ने बचाया था कांदाहार में। वो एक्चुअली कांदाहार के एक जेल में कैद था। तो जब वो कांदाहार पे हमला किया नादिर शाह ने, तो उसने उसको वहां से निकाल लिया था। और जब वो फिर दिल्ली पे हमला करने गया था, दिल्ली को लूटा था, तो उस पूरे समय में ये जो इंसान है वो नादिर शाह के साथ था और नादिर शाह से सीख रहा था, काइंड ऑफ ट्रेनिंग ले रहा था। इस आदमी का नाम था अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह ने एक दिन अहमद शाह अब्दाली को अपने पास बुलाया और बोला कि मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है और मुझे अपने आसपास किसी पे भी भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये कल परसों ही मुझे मार देंगे। इतना तक नादिर शाह को लगने लग गया था। और उसने फिर अब्दाली को कहा कि तू मुझे कैसे भी करके प्रोटेक्ट कर। अब्दाली को यह बात बहुत गौरव की लगी कि इस इंसान ने मुझे बचाया है और उसके बाद उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और ये अपने लोगों पे भरोसा नहीं कर रहा है, मुझे कह रहा है कि प्रोटेक्ट कर, तो मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। तो उसने कहा कि कुछ भी हो जाएगा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। अब अगर दूसरी तरफ की बात करें, यानी सलेह खां और मोहम्मद कुली खां, ये दोनों एक्चुअली प्लॉट कर रहे थे नादिर शाह को मारने के लिए। तो जो नादिर शाह के जो डाउट्स थे वो एक्चुअली सही थे, और ये दोनों बंदे प्लान कर रहे थे कि कल ही सुबह वो नादिर शाह को मार देंगे। तो जब नादिर शाह ने अब्दाली को अपने टेंट पे बुला के ऐसा बोला कि तू मुझे प्रोटेक्ट कर, मुझे कल मारने वाले हैं, तो ये जो न्यूज है अब्दाली और नादिर शाह का जो कॉन्वर्सेशन है, ये लीक हो गया। और ये कुली खां और साले खान को मालूम पड़ गया कि भाई ये लोग तो ये बॉडीगार्ड्स को बुलाने वाला है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें प्लान को चेंज करना पड़ेगा, और कल सुबह की बजाय रात को ही 2 बजे कुली खां अपने कुछ लोगों के साथ नादिर शाह के टेंट में गया। जब वो टेंट में जा रहा था तो वहां पे कुछ हलचल हुई और नादिर शाह उठ गया। उसने जैसे ही आवाज की कि कौन है यहाँ पे, तुरंत कुली खां गया और उसने उसको तलवार से उसके ऊपर वार किया। जब नादिर शाह को चोट लगी तो वो मरा नहीं था, तो उसने कुली खां को बोला कि तू मुझे मारना क्यों चाह रहा है, तू मेरे से सारी मेरी दौलत सारी संपत्ति ले ले, बट मुझे मार मत। बट कुली खां और उनका प्लान था, इन दोनों ने आके, सारे साथियों ने आके नादिर शाह को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह से कोहिनूर का एक और मालिक मारा गया। नादिर शाह को मारने के बाद ये जो सारे लोग जो कॉन्स्पिरेटर्स थे जो उसको मारने आए थे, ये लोग बाहर भागे और जितना इसका टेंट था, जितना इसमें सामान था, सबको लूटना शुरू किया। जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को बताई गई कि यहाँ पे हलचल चल रही है, तो वो जल्दी से वहां पहुंचा उसके टेंट के पास। उसने देखा कि भाई यहाँ तो उसको मार दिया है उसके मालिक को, तो वो बहुत बहुत गुस्सा हुआ और उसने फिर कहा कि नादिर शाह तो मर गया, अब उसका जो ग्रुप है, उसका जो उसकी औरतों का जो जनाने का पूरा ग्रुप था, उसको उसने कहा कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और एक्चुअली उसने जो उसकी औरतों का ग्रुप था उसको प्रोटेक्ट किया सुबह तक। और फिर इसकी ये वफादारी को देख के अब्दाली की, जो नादिर शाह की जो औरतों का ग्रुप था, उसमें जो सबसे सीनियर औरत थी, उसने फिर अहमद शाह अब्दाली को कोहिनूर गिफ्ट किया कि भाई हम तुम्हारे वफादारी से खुश हैं और तुमने हमारी सेवा की, हमको बचाया, जबकि तुम हमको मार सकते थे। इसीलिए उसने ये कोहिनूर और एक और रूबी उसको गिफ्ट किया। जो रूबी उसने अब्दाली को दिया था उसका नाम था तिमूर रूबी। तो अब कोहिनूर और तिमूर रूबी अब्दाली के पास। इसके बाद पीकॉक थ्रोन को पूरी तरह लूट लिया गया। उसमें जो इतने महंगे महंगे हीरे जवाहरात लगे थे, उन सबको लोग कहीं कहीं निकाल के भागने लगे। और इस पॉइंट पे कोहिनूर का जो ट्विन डायमंड था, दरियाई नूर, वो कोहिनूर से अलग हो गया। इस पॉइंट के आगे मेरा माइक्रोफोन ऑफ हो गया था, इस वजह से इसके आगे का जो ऑडियो है उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। कोहिनूर तो अब्दाली के पास था, और जो उसका ट्विन डायमंड था दरियाई नूर, वो नादिर शाह के जनरेशन में पास होते होते उसके ग्रैंडसन पोते के पास पहुंचा, जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख के दरबार में एक आदमी था जिसका नाम था आगा मोहम्मद। उसने शाहरुख पे हमला किया और उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया, सिर्फ ये पूछने के लिए कि तूने दरियाई नूर कहां छुपा के रखा है।
आगा खान को लग रहा था कि दरिया-ए-नूर के साथ साथ कोहिनूर भी शाहरुख के पास है, बट उसके पास सिर्फ दरिया-ए-नूर था। जब शाहरुख को इतना टॉर्चर किया गया तो उसने फाइनली दरिया-ए-नूर आगा मोहम्मद को सौंप दिया, बट अभी भी उसको कोहिनूर नहीं मिला था और उसको लग रहा था कि कोहिनूर इसने कहीं छुपा के रखा है, तो उसने इसको और टॉर्चर किया। जब आगा मोहम्मद को ये सच में कंफर्म हो गया कि इसके पास कोहिनूर नहीं है तो वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया और अब उसने शाहरुख को पकड़ा, उसके सर पे उसने एक मुकुट का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर उसने मॉल्टेन लेड यानी लिक्विड सीसा उसने उसके ऊपर उड़ेल दिया और इस तरह से तड़पा तड़पा के उसने शाहरुख को मारा। कोहिनूर और दरिया-ए-नूर को लेके इतना वायलेंस हो रहा था और आगा मोहम्मद को लग रहा था कि अब फाइनली चलो दरिया-ए-नूर तो उसके पास है, बट उसको भी फिर आगा मोहम्मद को भी 2 साल के बाद उसी के 2 नौकरों ने मार दिया। इसके बाद दरिया-ए-नूर हाथ बदलते बदलते फाइनली कजार और पहलवी के क्राउन ज्वेल्स में पहुंचा और वहां से आज की तारीख में दरिया-ए-नूर रखा है तेहरान के सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान की ब्रांच में। ये यहाँ पे आज भी रखा है। जो दूसरा डायमंड था जिसको द ग्रेट मुगल डायमंड कहते हैं, जो साइज में इन दोनों से बड़ा था, वो वहां से निकल के फाइनली पहुंचा कहां पे, तुर्किस्तान में, और वहां से एक आर्मीनियन मर्चेंट था, उसने उसको वहां से खरीदा और उसको एम्स्टरडैम भेज दिया। एम्स्टरडैम में एक रशियन एरिस्टोक्रेट, मतलब बहुत अमीर एक रशियन आदमी, उसने इस डायमंड को देखा और उसको एक औरत कैथरीन द ग्रेट जिसको कहते हैं, उससे बहुत मोहब्बत थी, तो उसको इंप्रेस करने के लिए उसने बहुत सारा उधार लेके बहुत पैसा इकट्ठा करके ये द ग्रेट डायमंड जिसको कहते हैं, द ग्रेट मुगल डायमंड, उसको उसने खरीदा। इस पत्थर को खरीदने के लिए काउंट ऑर्लोव ने अपना सब कुछ बेच दिया था, गिरवी रख दिया था, और जब इस पत्थर को उसने कैथरीन को दिया तो वहां से भी उसको मोहब्बत नहीं मिली, तो कहते हैं कि काउंट ऑर्लोव का दिमागी संतुलन खराब हो गया और फाइनली वो एक बहुत गरीब की अवस्था में एक पागल खाने में उसने अपने आखिरी दिन गुजारे। इस तरह से द ग्रेट मुगल डायमंड ने भी जिस ओनर के पास पहुंचा उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। आज द ग्रेट मुगल डायमंड को ऑर्लोव डायमंड कहते हैं और ये आज की तारीख में रशिया में क्रेमलिन में रखा हुआ है और इसीलिए इस डायमंड को ऑर्लोव डायमंड कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो ओनर था, रशियन ओनर, उसका नाम था काउंट ऑर्लोव। तो ये तो बात हो गई दरिया-ए-नूर की और द ग्रेट मुगल डायमंड। ये जो 3 मेन डायमंड थे, कोहिनूर, दरिया-ए-नूर और द ग्रेट मुगल डायमंड। दरिया-ए-नूर और द ग्रेट मुगल डायमंड ये तो अलग हो गए। कोहिनूर अभी भी अब्दाली के पास था, उसके पास कोहिनूर के साथ तैमूर रूबी भी था। तो अब कोहिनूर को लेके अब्दाली कांदाहार के गद्दी पे बैठा और इसके बाद इसने अपना एक अंपायर बनाया। अब्दाली के पास ये पत्थर आ तो गया था और अब्दाली बस जानता था कि जिस इंसान के पास ये पत्थर रहता है वो बहुत बड़ी बड़ी विजय प्राप्त करता है, तो इसलिए उसको भी इस पत्थर से, कोहिनूर से बहुत लगाव था। परंतु कोहिनूर फिर इसके पास भी नहीं टिका और इसके हाथ से कोहिनूर कैसे निकला, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आपको कोहिनूर की कहानी के बारे में और डिटेल में जानना है और सारी जो इसकी जर्नी है, कहां से कैसे कैसे इंडिया से बाहर गया, वापस इंडिया में आया, इस सब के बारे में जानना है, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम भी कोहिनूर है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस एपिसोड का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।